अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 10.3 और ये साल्ट्स का टॉपिक है। इससे पहले जो है बेटा आपकी ये टेस्ट योर सेल्फ रह गई थी और ये टेस्ट योर सेल्फ आसान है, आप लोगों ने यूनिक नोट्स में से ही कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है वर्क एरिया फॉर द एनालिटिकल केमिस्ट। एनालिटिकल आपने पढ़ी थी एनालिटिकल केमिस्ट्री 9th क्लास में कि हम उसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी सैंपल का, उसमें उसकी क्वालिटी को देखते हैं और क्वांटिटी को देखते हैं। तो इस पैराग्राफ को भी आपने रीड आउट कर लेना, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। फर्स्ट लाइन जो आप हाईलाइट करें जिस तरह से मैंने की हुई, एनालिटिकल केमिस्ट एग्जामिन सब्सटेंस। देखिए क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, सब्सटेंस को क्वालिटेटिवली जो एग्जामिन करते हैं और क्वांटिटेटिवली दे आइडेंटिफाई सब्सटेंस एंड एवेलुएट देयर प्रॉपर्टीज। वो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट वाला आप नीचे जो है वो सारा इसको रीड आउट कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, आई थिंक सो कि लास्ट 2 ईयर से ये जो है वो मेरे ख्याल से 1 या 2 दफ़ा ही पेपर में आया है। बोर्ड में नहीं, जो स्कूल में पेपर्स होते हैं उसमें ही आया है, और बोर्ड में अभी तक मैंने नहीं देखा कि ये क्वेश्चन आया हो, ठीक है। लेकिन हमने छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना है। अब नेक्स्ट जो है वो सॉल्ट्स, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉल्ट्स की डेफिनेशन और यहाँ पर जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपको पूछा जाता है राइट द प्रॉपर्टीज़ या एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आई थिंक हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉल्ट वाला पूरा टॉपिक जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने जब सॉल्ट पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि सॉल्ट किस तरह से जो है वो बनता है। जब भी एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो क्या चीज़ बना देता है, वो सॉल्ट बना देता है। और सॉल्ट, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें वो एक डेफिनेशन में ये चीज़ बता रहा है कि जब सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट हमें पता है, जैसे मैं अगर बात करती हूँ तो ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बनता है। Na हमारे पास, जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो Na जो है वो मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा और Cl जो है वो मेरे पास नेगेटिव बन जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, कैटाइन है, और ये मेरे पास क्या है, एनाइन है, ठीक है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनाइन बोला जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटाइन बोला जाता है। अब वो ये कहता है कि जो हमारे पास कैटाइन होता है वो हमारे पास सॉल्ट में आता है बेस से, और इसको हम बोलते हैं मेटेलिक आयन, क्योंकि ये मेटल होता है। आपको पता है सोडियम पोटाशियम रुबिडियम जितने भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी हमारे पास जो है वो अल्कली मेटल्स होती हैं जैसे फर्स्ट ग्रुप की, वो तमाम की तमाम मेटल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक आयन, क्योंकि ये मेटल का आयन है। सोडियम आपको पता है एक मेटल है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मेटेलिक आयन है। और ये जो हमारे पास एनाइन होता है, और इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिड रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये किससे आता है, ये हमारे पास एसिड से आता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एसिड रेडिकल। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट के एक एग्जांपल आपको बताइए, मेरे पास NaCl है, देखो इसमें जो Na अगर ब्रेक करती हूँ तो Na पॉजिटिव Cl माइनस। सॉल्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का कम्बिनेशन होता है। पॉजिटिव आयन हमारे पास कैटाइन होता है और नेगेटिव आयन हमारे पास एनाइन होता है। पॉजिटिव आयन हमारे पास बेस से आता है, नेगेटिव आयन हमारे पास एसिड से आता है, ठीक है। बेस जो है वो मेटेलिक आयन देती है और एसिड जो है वो एसिड रेडिकल देता है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो बेस या बेसिक रेडिकल भी इसको बोल सकते हैं, इसको हम मेटेलिक आयन या बेसिक रेडिकल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से अब हम जो है, अब इसकी डेफिनेशन को बेटा आप लोग बुक पे हाईलाइट कर लो। ये डेफिनेशन आती है डिफाइन सॉल्ट्स, तो आपने ये सॉल्ट्स की डेफिनेशन पूरी जो हाईलाइट की गई है कंप्लीट आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद द बेस। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, क्योंकि दोनों इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद द बेस। उसके बाद सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस कैटाइंस एंड द नेगेटिव आयंस एनाइंस। A cation is metallic ion derived from the base, therefore it is called the basic radicals, while the anion derived from the acid, therefore it is called the acid radicals। यहाँ तक इसकी जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी। और एग्जांपल में आपको ये सॉल्ट्स दिए गए हैं, आप कोई सा भी सॉल्ट्स जो है वो इसमें लिख सकते हो। जैसे मेरे पास ये सॉल्ट दिया गया NaCl है, पोटाशियम नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है,
कैल्शियम फॉस्फेट है। इनमें से कोई सा भी जो आपको ईजी लगे ये इसकी एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हो। अच्छा देखिए ये एक लाइन दी हुई है यहाँ पे, सॉल्ट गेट्स इट्स नेम, इसको हाईलाइट कर लें कि सॉल्ट्स अपना नेम किससे हासिल करते हैं, फ्रॉम मेटल एंड द एसिड, मेटल और एसिड से, क्योंकि हमारे पास जो मेटल होती है वो सोडियम पोटाशियम होती है, और जो हमारे पास जो है वो एसिड होता है वो कोई सा भी एसिड हो सकता है। तो सॉल्ट हमें जो है वो किससे मिल रहे होते हैं, हमें मेटल से मिल रहे होते हैं और एसिड से। बेसिस हमारे पास जितनी भी होती है वो सारी मेटालिक आयंस होते हैं, ठीक है। अब इनके नेम भी आपने याद देखे, देखो मेटल हमारे पास कौन सी है, सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, सिल्वर है। आगे एसिड हमारे पास कौन सी दी है, HCl। सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सा सॉल्ट बनाएगी, सोडियम क्लोराइड। कौन सा सॉल्ट बनाएगी, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसी तरह से पोटाशियम है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगी KNO3। जिंक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। इसी तरह से कैल्शियम है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अपने फार्मूला सारे याद करने हैं, फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का क्या होता है, जिंक सल्फेट का क्या होता है, सिल्वर एसिटेट का क्या होता है। तो ये सारे सॉल्ट्स जो है वो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो ये नेम्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड फाउंड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट जो है हमारे पास आयोनिक फॉर्म में होते हैं और ये क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जैसे हम सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसको अगर हम देखें तो वो क्रिस्टल्स बने हुए हैं उसके, दे हैव हाई मेल्टिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर उसके बाद ये आता है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल। अब कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उन सॉल्ट्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं और उन वाटर के मॉलिक्यूल्स का काम क्या होता है कि वो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स को शेप दे रहे होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, अब यहाँ से आपने कॉपर सल्फेट का फार्मूला याद रखना है, CuSO4.5H2। अब देखो कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्या कर रहे हैं, इसके क्रिस्टल्स को शेप दे रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2, इसके फार्मूला को आपने याद करना है। कैल्शियम सल्फेट में आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सॉल्ट्स आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। ऐसा कहते हैं सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ऑल्दो डू नॉट कंपोज ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस। उसमें ये नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो, बल्कि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो सेम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ CaCl2, ये मेरे पास एक सॉल्ट है, ठीक है। तो अब इक्वल नंबर ऑफ आयंस नहीं हो सकते। देखो कैल्शियम के आपके पास आयन कितने हैं, 1 आयन है, कि जब मैं इसको ब्रेक करूँगी तो Ca2 पॉजिटिव बनेगा, और क्लोरीन को जब मैं ब्रेक करूँगी तो यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है तो 2Cl माइनस बनेगा, ठीक है। अब देखो इनके चार्जेस सेम है, कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव है, क्लोराइड के भी कितने हैं, अगर 2 क्लोरीन है एक के ऊपर 1 चार्ज और 2 के ऊपर कितना होगा Cl2 माइनस। तो चार्जेस जो हैं वो इनके सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ आयंस जो है वो इक्वल होना लाजमी नहीं है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद हमारे बेटे इसकी चलते हैं प्रेपरेशन की तरफ। सॉल्ट्स में भी वाटर सोलेबल और इनसॉलेबल, वाटर सोलेबल भी हो सकते हैं और वाटर में डिजोल्व नहीं भी हो सकते। द मेथड यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स आर बेस्ड ऑन सोलिबिलिटी इन वाटर, ठीक है। अब जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, देयर आर 5 जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट्स। 4 मेथड सोलेबल सॉल्ट्स बट 1 प्रिपेयर इनसॉलेबल सॉल्ट, ठीक है। 4 मेथड जो हैं वो क्या करते हैं, वो सोलेबल सॉल्ट्स बनाते हैं, लेकिन एक मेथड जो है वो इनसॉलेबल सॉल्ट्स बनाता है। सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के मेथड्स बताए गए हैं, जो 5 मेथड्स आपको दिए गए हैं, जिसमें से 4 मेथड्स जो हैं वो क्या करते हैं, सोलेबल सॉल्ट्स बनाते हैं, और जो एक मेथड है वो इनसॉलेबल सॉल्ट्स बनाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सोलेबल सॉल्ट्स। ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ सोलेबल सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी लें, हाउ सोलेबल सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड, कि सोलेबल सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उसका आंसर बेटा सिर्फ इतना सा, सोलेबल सॉल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, वाटर के अंदर इनको प्रिपेयर किया जाता है। देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, और इनको कैसे जो है वो रिकवर किया जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के दौरान में सॉल्ट बन रहा है, एक्वा सोल्यूशन है, बाद में उसको क्या करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं,
इवेपोरेशन से क्या होता है, सारा वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है और पीछे हमारे पास सॉल्ट आ जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन में भी इसी तरह से होता है कि क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से गुजारते हैं, वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और बाकी हमारे पास सॉल्ट के क्रिस्टल रह जाएंगे। तो हम इस प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इस तरीके से की जाती है, ठीक है। सॉल्युबल सॉल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अब सबसे पहला जो हमारे पास मेथड दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स का, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। अब मेटल से फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेटल जो है वो यहाँ पर बेस है, ठीक है, यहाँ बेस के तौर पर एक्ट कर रही है, यहाँ अकेली मेटल भी हो सकती है। तो इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का आपको मतलब पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह पर खुद जाकर अटैच हो जाना। डिस्प्लेस का मतलब होता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको डिस्प्लेस कर देना। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो होगा एसिड का उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे ये 2HCl है, एसिड है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसकी जगह पे मेटल खुद लग जाएगी, देखो MgCl2 बन जाएगा, प्लस आपके पास H2 हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। तो ये बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें मैग्नीशियम डायरेक्टली जो है जाके क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। This is a direct displacement method in which the hydrogen ion of the acid is replaced by the reactive metal such as calcium, magnesium, zinc and the iron. एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करेंगे, ये इक्वेशन भी जर्नल इक्वेशन लिखना लाजमी है। सॉल्ट बन जाएगा प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस आएगी। अब देखो सॉल्ट बन रहा है तो इसमें एक मेटालिक आयन है और दूसरा जो है वो एसिड का एनाइन है, एसिड रेडिकल है। तो ये 2HCl है प्लस मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। उसके बाद सेकंड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा रिएक्शन कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड द बेस रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट्स। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। एसिड हमारे पास HCl है, NaOH है, NaCl एसिड सॉल्ट बन जाएगा और वाटर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ये मेरे पास जो Na है इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH को लेगा और वाटर बना देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड द मेटालिक ऑक्साइड। अब इसमें मेटालिक ऑक्साइड वगैरह से ये मेरे पास मेटल है कॉपर और इसके साथ ऑक्सीजन लग गया है तो ये मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह से जो है वो FeO के साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। किसी भी मेटल के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हो। मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड द वाटर। एसिड्स H2SO4 लिया गया, मेटालिक ऑक्साइड आपके पास कॉपर सल्फेट है, सॉल्ट हमारे पास कॉपर सल्फेट बन रहा है और वाटर हमारे पास H2 है। ये कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमने 3 मेथड्स पढ़े, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अ मेटल, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज में जो हमारे पास फोर्थ मेथड दिया गया है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स आपको पता है CO3 होता है। डाइल्यूट एसिड्स, अब ये हमारे पास एसिड्स हैं जो कि हाईली कंसनट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, इसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। रिएक्ट्स विद मेटालिक कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स। डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट्स विद द मेटालिक कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स, वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो ये एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया, NaNO3 बन गई, यहाँ से ये 2Na और वहाँ से 2NO3 है, यहाँ से ये 2NO3 के और ये 2Na3 बन जाएगा प्लस H2 आ जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा जाता है हाउ वी प्रिपेयर द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है इसको। इक्वेशंस भी आपने दोनों लर्न करनी है। अच्छा, सॉल्ट्स के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप कोशिश करें कि इनकी स्टेट्स को याद करें, ठीक है, लाजमी। इस वाले में तो आपने लाजमी स्टेट्स को याद करना है, ठीक है। इन दिस मेथड यूजुअली ये बेटा ना आयन एक्सचेंज मेथड, इसमें क्या होगा सिंपली कि सोडियम जो है वो Na3 के साथ लग जाएगा और Ag जो है वो क्लोरीन के साथ, दोनों के जो मेटालिक आयन है वो चेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो इन दिस मेथड यूजुअली सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब देखो इसमें भी एक सॉल्ट लिया जा रहा है और एक एसिड है। सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दोनों सॉल्ट्स हैं of the ionic radical metallic radical exchange with the acid radical takes place to produce the two new salts। क्या होगा
सोल्यूशन ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स कर दिया जाएगा एक दूसरे में। मिक्स करने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होगा, एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स। इस सॉल्ट का जो मेटल है वो इसके साथ लग जाएगा, इसका जो मेटल है Ag वो इसके साथ लग जाएगा, लाइक दिस। ये देखो AgCl बन गया, Ag इसके साथ लग गया, और इसका जो Na है वो NaNO3 बना देगा इस तरह से। वन ऑफ द सॉल्ट इज़ इनसॉल्युबल, अब इस दौरान जो है एक सॉल्ट इनसॉल्युबल बनेगा और दूसरा सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है एक्वस में, ये हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स हो जाएगा, और जो सॉलिड में हमारे पास आ रहा है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। ये हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये हमारा सॉल्युबल। ये MCQs में पूछा जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में हमारे पास दोनों सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल बनती हैं, या एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल बनता है। तो आपने याद रखना है जो प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, इसमें हमारे पास एक सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है और दूसरा सॉल्ट सॉल्युबल होता है। द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट सॉलिडिफाई इन सोल्यूशन, यहाँ तक इसको आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ है, हाउ आर द सॉल्ट्स नेम्ड, सॉल्ट्स को कैसे नेम्ड किया जाता है। तो यहाँ पीछे आपको आंसर दिया गया है, अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड द एसिड। पेज नंबर है आपका 38 और इस पे ये लाइन, अ सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम्स ऑफ द मेटल एंड द एसिड। ठीक है बेटा जी। अच्छा जी, उसके बाद देखो सेकंड वाला है नेम द सॉल्ट। अच्छा, इसमें आपने जब एग्जांपल भी लिख देनी है, आपने सॉल्ट्स की एग्जांपल दे देनी है। ये वाले 2 नेम्स आपने साथ, एक तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट वाले आंसर लिखोगे टेस्ट योरसेल्फ का, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद आपने यहाँ से एक एग्जांपल जो है वो पकड़ लेनी है या 2 ले लेनी है। आपने इनमें से कोई सी 2 एग्जांपल कर लेनी है। इसी तरह से मेटल लिखोगे, सोडियम एसिड लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सॉल्ट नेम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेम द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड्स। अब हमने बताना है कि जिंक मेटल जब रिएक्ट करेगी इन एसिड्स के साथ तो हमारे पास कौन से जो हैं वो सॉल्ट्स बन रहे हैं। तो ये आपने यूनिक नोट्स में से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला, हाउ विल जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। आप कैसे जस्टिफाई करोगे सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड है, पेज नंबर